हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इंडिपेंडेंट एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी जेईई रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन निकाला है एसएससी ने। तो क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन लोग भर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, और ऐसे बहुत सारे चीज़ जो एसएससी ने उसमें इंक्लूड किया है। तो सारे चीज़ों पे हम बहुत विस्तार रूप से हम लोग बात करेंगे। और हम लोग ये भी जानेंगे कि जो फाइनल सेमेस्टर के जो लोग हैं, चाहे वो बीटेक के हैं या डिप्लोमा के हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। अगर वो अप्लाई कर सकते हैं तो वो परसेंटेज कैसे फिलअप करेंगे। तो उन सारी बातों को हम लोग जानेंगे। और फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, क्या एक स्वरूप होना चाहिए, कैसे हमें रजिस्ट्रेशन करेंगे, उन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो आपको सिर्फ पूरी वीडियो तक अंत तक बने रहना है। और अगर आप पूरी वीडियो को अंत तक बने रहते हो तो आप सारे जो क्वालिफ़िकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। और आप ये भी देख लोगे कैसे एसएससी के साइट पर रजिस्ट्रेट करना है, कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है और कैसे पेमेंट करना है, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों, बिना समय गवाए हुए आज के टॉपिक पे और बात करते हैं क्या एसएससी जेईई रिक्रूटमेंट है और ये रिक्रूटमेंट में कौन कौन लोग वैलिड हैं। चलिए, तो दोस्तों, ये रिक्रूटमेंट एसएससी द्वारा निकाली जाती है। और ये रिक्रूटमेंट आई है दोस्तों, जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जामिनेशन 2020, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 30 अक्टूबर 2020। तो 1 अक्टूबर से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का सबमिशन स्टार्ट हो गया है। और जो आपका लास्ट डेट रखा गया है दोस्तों एप्लीकेशन को रिसीविंग लेने का, वो 30 अक्टूबर रखा गया है। वो भी कब तक? रात के 11:30 बजे तक। दोस्तों, कुछ लोगों को भ्रम रहता है कि रात के 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। नहीं, एज पर नोटिफिकेशन आप 11:30 बजे रात तक ही अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए, ऑनलाइन फी जो लोग पेमेंट करते हैं वो 1 तारीख तक कर सकते हैं, और वो भी कितने? रात के 11 बजे तक, 11:30 बजे तक। तो आपको एप्लीकेशन का जो रिसिप्ट एप्लीकेशन आपको करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कब कर पाएंगे? 30 अक्टूबर 11:30 बजे तक। और जो ऑनलाइन फ़ी पेमेंट कर पाएंगे 1 अक्टूबर 11:30 बजे रात तक। अब जो दोस्त चालान से जो पेमेंट करेंगे उनके लिए समय रखा गया 3 नवंबर रात के 11:30 बजे तक। और ऑनलाइन ऑफलाइन जो पेमेंट होता है दोस्तों, वो एसबीआई के चालान के मोड से होता है। और मैं बता दूंगा कि कैसे आपको चालान का जो हार्ड कॉपी होता है कैसे डाउनलोड करना होता है। मैं वो भी उस चीज़ पर भी मैं बताऊंगा, तो आप पूरे वीडियो तक बने रहो। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो एग्जामिनेशन है दोस्तों, उसको भी बता दिया गया क्योंकि आपका 22 मार्च 2021 से 25 मार्च 2021 तक होगा। और जो पेपर 2 का जो है कन्वेंशनल जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, बड़ी मोटी चीज़ क्या है इसमें। इसे बताया गया दोस्तों कि जो आपका पेमेंट जो है 7 सेंट्रल पे कमीशन के हिसाब से आपको दिया जाएगा। और जो लेवल 6, ये सारे ग्रुप बी के नॉन गैजेटेड पोस्ट है दोस्तों। तो आप ग्रुप बी के पोस्ट में आपका अगर नौकरी लगती है तो आप ग्रुप बी के ऑफिसर बनते हो। जो नॉन गैजेटेड है, गैजेटेड ऑफिसर नहीं रहते हैं, लेकिन एक अच्छी खासी मोटी रकम मिलेगी आपको। 35,400 से लेके 1,12,400 का अमाउंट आपको मिलेगा। तो एक बहुत बड़ी मोटी रकम है दोस्तों। मैं ये भी बता दूं कि बहुत लोग को संशय है कि लास्ट सेमेस्टर वाले भरेंगे कि नहीं। तो इसके लेकर भी मैं एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूं दोस्तों। मैं 2 बोर्ड, एसएससी सेंट्रल जोन होता है और एसएससी जो ईस्टर्न जोन होता है। सेंट्रल जोन का जो हेडक्वार्टर है प्रयागराज जो इलाहाबाद है, और ईस्टर्न जोन का जो हेडक्वार्टर है कोलकाता। मैंने दोनों जोन में मैंने बात की, और जो मुझे पता चला है वीडियो के
जब आपका जो फॉर्म फिलअप का जो भी आएगा, जो समय आएगा, मैं उस चीज़ को मैं बताऊंगा, तो आप हबड़ाएं नहीं, वीडियो को पूरी अंत तक देखो। अब पोस्ट कौन कौन से है दोस्तों? वोटर रूट ऑर्गेनाइजेशन, ये जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ये भी भर सकते हैं। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जिसको CPWD बोला जाता है, ये सिविल के लिए भी है। और CPWD ये इलेक्ट्रिकल के लिए भी है दोस्तों। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, ये जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए भी है दोस्तों। और सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन इलेक्ट्रिकल के लिए भी है। और मैं उसी चीज़ को मैं दोहराता हूँ, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन ये मैकेनिकल के लिए भी इनकी वैकेंसी निकल चुकी है। सेंट्रल वाटर कमीशन सिविल के लिए भी आई है दोस्तों, और सेंट्रल वाटर कमीशन मैकेनिकल के लिए भी आई है। और डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नेवल, ये मैकेनिकल के लिए वैकेंसी है। और डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नेवल इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी है। अब फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट सिविल की वैकेंसी है, और फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की भी वैकेंसी है। तो दोस्तों आगे चलते हैं, क्या इसमें और पोस्ट आई है। फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए भी आई है। मिलिट्री इंजीनियर सर्विस MES सिविल की आई है दोस्तों, और मिलिट्री इंजीनियर सर्विस MES जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल की आई है वैकेंसी। जो पॉइंट नंबर 17 दिख रहा होगा दोस्तों, उसमें क्या है वैकेंसी 17 में? नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO सिविल के लिए आई है। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO मैकेनिकल के लिए भी आई है। अब कुछ लोग बात कर रहे हैं कि वैकेंसी कितनी है। तो SSC ने ये बताया दोस्तों कि वैकेंसी टेंटेटिव होती है, प्रोविजनल होती है। तो कुछ समय बाद ऐसा होगा, 4-5 महीने बाद आपको अपडेट कर दिया जाएगा कितनी वैकेंसी आई है। तो ये तो मानकर ही चलो कि आपको 1400-1500 वैकेंसी आई है। सभी के लिए ठीक ठाक वैकेंसी है। मान के चलो कि 1200 या 1300 आपको सिविल के लिए रहेगा, और 200 से 300 लेकर आपको मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल। तो मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल आपको 200 से 300 वैकेंसी होने वाली है। अब रिजर्वेशन की बात की जा रही है दोस्तों। रिजर्वेशन एंड सुटेबिलिटी ऑफ पोस्ट फॉर पर्सन विद डिजेबिलिटी। रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और एंड अदर बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इन सारी की बात की जा रही है दोस्तों। तो देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपके लिए जो जानना। अब पॉइंट 5 है दोस्तों, 4.7 एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया कि ओनली मेल कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर इन द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो जो BRO में है दोस्तों, उसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट को ही लिया जाएगा। तो BRO के हटाकर जो भी बहुत सारी वैकेंसी है, BRO तो सिर्फ सिविल और मैकेनिकल की है, तो इसके हटाकर जो भी वैकेंसी है उसमें सारे लोग जाएंगे, मतलब मेल फीमेल सब जाएंगे। लेकिन BRO में जिनकी जॉब लेगी, जिनकी पोस्टिंग होगी, सिर्फ मेल की होगी। अब क्या है, उनका सिटीजनशिप क्या होना चाहिए आपको, चाहे वो आप इंडिया का सिटीजन हो, नेपाल का सिटीजन हो, भूटान के सिटीजन हो। अ तिब्बतियन रिफ्यूजी हु केम ओवर टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962 विथ इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया। अब सबसे बड़ी बात आती है दोस्तों कि एज लिमिट क्या है। कटअप जो क्रूशियल डेट ऑफ एज लिमिट जो होती है वो क्या लिया गया। तो दोस्तों जो आपका 18 साल होना चाहिए, मिनिमम 18 साल, ये 1 जनवरी 2021 तक आपका 18 साल हो जाना चाहिए। तो एक बहुत अच्छी खबर है कि 1 जनवरी 2021 को इन्होंने क्या लिया है, एक क्रूशियल डेट ऑफ टाइम लिया है। तो कट ऑफ डेट एज का जो होगा, लिमिट होगा, तो तब तक आपका 2021 तक आपका 18 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए। अब जो दोस्तों जो पोस्ट थी उसमें एज लिमिट क्या है, तो मैक्सिमम में आपको 30 है और कुछ में 32 भी है। तो डरने की बात नहीं है, बहुत चीज़ में मैक्सिमम में आपको 30 ईयर है। और 1-2 पोस्ट जैसे ऐसे है, जैसे मैं 1-2 पोस्ट को मैं बता देता हूँ। जैसे
जैसे सेंट्रल वाटर कमीशन है जो आपको 32 साल तक तो भर सकते हो, CPWD है वो 32 साल है, और लगभग सब में 30 साल के लिए आप अलाउ हो। वो जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। और जो SC ST होंगे उनको 5 साल का छूट दिया जाएगा, OBC होंगे 3 साल का छूट, पर्सन विद डिजेबिलिटी जो कहीं से विकलांग होंगे उनके लिए 10 साल की छूट है। PWD प्लस OBC होंगे उनको 13 साल का छूट, और PWD प्लस SC ST 15 साल का छूट। मतलब कि अगर सपोज कीजिए कि अगर मैं PWD और SC ST हूँ तो मैं 45 साल तक फॉर्म भर सकता हूँ। जनरल जो 30 वर्ष तक जो जनरल है उसे मैं 45 वर्ष तक फॉर्म भर सकता हूँ। और क्या क्या इंपॉर्टेंट बात इसमें कही गई दोस्तों, मैं उस पर चलता हूँ। अब जो ये भी आती है कि रिजर्वेशन का जो आपका सर्टिफिकेट जो इशू होता है आपके ब्लॉक या पंचायत या जो भी नगर निगम में रहता है, वो आपका जो सर्टिफिकेट इशू करते हैं वो कब का होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें साफ साफ लिखा गया है, मैं बता देता हूँ। A person seeking appointment on the basis of reservation to OBC/EWS must ensure that he or she possesses the caste community certificate and does not fall in creamy layer on the crucial date. The crucial date for this purpose will be closing date for receipt online application 30/10/2020। मतलब दोस्तों जो लोग OBC में है, जो लोग EWS में, मतलब जो जनरल की जो रिजर्वेशन कैटेगरी आई थी EWS, उनको सर्टिफिकेट 30 अक्टूबर के पहले तक बना लेना है। मतलब कि जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन का जो ऑनलाइन करने का है दोस्तों 30 अक्टूबर रखा गया है। तो 30 अक्टूबर के 11:30 बजे तक, रात के 11:30 बजे तक आपका सर्टिफिकेट इशू हो जाना चाहिए। अगर आपको रात के 11:30 बजे 30 अक्टूबर तक आपका सर्टिफिकेट इशू नहीं होता है तो आप EWS या OBC में आप वैलिड नहीं होगे, आपको जनरल में डाल दिया जाएगा। चलिए सेवन 7.4 भी एक कहता है दोस्तों, क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ SC ST OBC/EWS/ESM/PWD स्टेटस और एनी अदर बेनिफिट फी कंसेशन रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन वेरी नोट स्पेसिफाई अदरवाइज विल बी द क्लोज डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन दैट इज 30/10/2020। मतलब कुछ भी आपको जो भी रिजर्व, सपोज कीजिए कि आपको फी कंसेशन करवाना है, एज रिलैक्सेशन करवाना है, और जो भी रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया होता है फुलफिल करना, तो आपको जो आपका सर्टिफिकेट जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है आपको 30/10/2020 मतलब 30 अक्टूबर तक आपको बनवा लेना है। तभी आपको उस कास्ट में आपको रिजर्वेशन को प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात आती है दोस्तों एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑब्लिक एक्सपीरियंस। तो जो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है दोस्तों आपको 1/1/2021 मतलब 1 जनवरी 2021 तक मांगा गया है। तो आपको 1 जनवरी 2021 तक आपका रिजल्ट आना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों कौन से जो पोस्ट है उसमें कौन से क्वालिफिकेशन आपके पास होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ दोस्तों जूनियर इंजीनियर सिविल BRO। इसमें आपके पास होना चाहिए दोस्तों डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, और 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बोर्ड, एंड 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एग्जीक्यूशन मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो जो लोग BRO में जो लोग फॉर्म फिलअप करेंगे, जो BRO में जिनकी पोस्टिंग होगी वो डिग्री वाले जाएंगे, या जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है उन्हें कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और किस चीज़ में प्लानिंग ऑब्लिक एग्जीक्यूशन ऑब्लिक मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क। तो BRO में जो लोग पॉलिटेक्निक किए हुए हैं या डिप्लोमा किए हुए हैं उनको 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है, और जिनके पास डिग्री है वो उनका सीधे कुछ नहीं मांगता है, आप सीधे एग्जाम दीजिए। उसी चीज़ को मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों BRO जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की जो भर्ती निकली है उसमें क्या करना है आपको इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से आपका क्या
डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने पॉलिटेक्निक कर रखी है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब मैं बात करूंगा दोस्तों जूनियर इंजीनियर सिविल CPWD। जो CPWD में सबसे ज़्यादा भर्ती आती है दोस्तों सिविल की, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बहुत बड़ी बात कही गई दोस्तों, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें ये नहीं लिखा गया दोस्तों कि जो आपका जो डिग्री वाले अलाउ है, तो जो लिखा गया आप उतना ही समझे। इसमें लिखा गया है कि डिप्लोमा वाले अलाउ है। तो लेकिन मैं ये भी बताता हूँ कि डिग्री वाले भी वैलिड हो सकते हैं, क्योंकि जो लोग डिप्लोमा करके जा रहे हैं दोस्तों, अगर उन्होंने डिग्री ली है तो एक बड़ी डिग्री है, और डिप्लोमा से तो बड़ी डिग्री है, तो वो तो वैलिड होंगे ही। तो उनके तो जिन्होंने डिग्री ले रखी है तो वो टेंशन में मत आए, उनको वो भी वैलिड है। लेकिन जो जिनके पास डिप्लोमा है वो तो वैलिड है ही। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल CPWD, उनके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से। अब सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, इसमें भी आपको डिप्लोमा मांगी गई है सिविल इंजीनियरिंग से। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, इसमें आपको इलेक्ट्रिकल से आपको डिप्लोमा मांगी गई है दोस्तों। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल सेंट्रल पावर वाटर कमीशन, इसमें आपको मैकेनिकल से आपको डिप्लोमा मांगी गई है दोस्तों। अब मैं बात करता हूं दोस्तों पॉइंट 8, जूनियर इंजीनियर सिविल सेंट्रल वाटर कमीशन, डिग्री या डिप्लोमा कुछ भी हो आपका दोनों चलेगा दोस्तों, इन्होंने ये मेंशन कर दिया है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल सेंट्रल वाटर कमीशन, यहाँ भी वही चीज़ मेंशन किया गया कि आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी किससे, मैकेनिकल से। जो 10th पोस्ट है दोस्तों जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, तो इसमें डिग्री, जहाँ पर डिग्री लिखा गया दोस्तों वहाँ पर डिप्लोमा नहीं चलेगा, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिग्री वाले अलाउ होंगे। लेकिन जहाँ पर डिप्लोमा लिखा हुआ है वहाँ पर डिग्री वाले अलाउ हैं। ये बिल्कुल मान के चले कि जहाँ पर डिप्लोमा लिखा गया है वहाँ पर डिग्री वाले अलाउ है, लेकिन जहाँ पर डिग्री लिखा हुआ है वहाँ पर डिप्लोमा वाले नहीं अलाउ है। तो ये मान के चले दोस्तों। अब जूनियर इंजीनियर सिविल फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट, इसमें डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब मैं बात करता हूं दोस्तों जूनियर इंजीनियर सिविल फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट, इसमें सिर्फ आपको क्या चाहिए, डिप्लोमा चाहिए। आपने सिविल से डिप्लोमा कर रखी है तो आप अलाउ हैं। और वही मैं बात करता हूँ जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट, तो इसमें आपको जो मांग रहा है दोस्तों इलेक्ट्रिकल से आपका डिप्लोमा मांग रहा है। और फिर जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का भी आया है, तो इसमें आपको डिप्लोमा करना है, सिंपल सी कोई। अब पॉइंट वैकेंसी 15 में आते हैं दोस्तों, तो जूनियर इंजीनियर सिविल MES, तो इसमें क्या मांग रहा है दोस्तों, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है वो 2 साल का उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। वही चीज़ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के जो MES में आई वैकेंसी, उसमें भी जिन्होंने डिग्री कर रखी है उनको तो कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, और जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है उनको 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। जब जूनियर इंजीनियर सिविल NTRO नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसमें डिप्लोमा वाले अलाउड है। जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर रखा है वो सारे अलाउड है। और वही चीज़ को मैं दोहराता हूं दोस्तों, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी डिप्लोमा जिन्होंने क्या इलेक्ट्रिकल से कर रखा है वो भी अलाउ है, और जिन्होंने डिप्लोमा मैकेनिकल से कर रखा है वो भी अलाउ है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है, मैं पॉइंट नंबर 8.4 पढ़ देता हूँ, क्योंकि बहुत दोस्त घबराए हुए हैं, परेशान है कि हम लोग अलाउ हैं या नहीं है लास्ट सेमेस्टर वाले, क्योंकि कोरोना महामारी आई और बहुत सारे विश्वविद्यालय में एग्ज़ाम लास्ट सेमेस्टर का हो नहीं पाया, क्योंकि सेशन तो आपका 2020 से हो नहीं पाया, तो वो क्या अलाउ है या नहीं। तो लास्ट फाइनल सेमेस्टर वालों की मैं बात कर रहा हूँ, जिनका सेशन 2021 का है वो अलाउ नहीं है। अब मैं 8.4 को पहले पढ़ लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि जो मेरे SSC से बात हुई उन्होंने क्या बताया।
और क्या आपको करना है। ऑल all candidates who are called for document verification will be required to produce the relevant certificate in original such as marksheet, provisional degree, diploma certificate, etc. as proof of having acquired the minimum educational qualification experience on or before 1/1/2021, following which the candidature of such candidate will be cancelled by the commission. The candidate who are able to prove by documentary evidence that the result of qualifying examination was declared on or before the cut-off date and he or she has been declared fast will also be considered to have made the required educational qualification. It is reiterated that the result of requisite educational qualification must have been declared by the board university by the specific date. Mere processing of the result by the board university was a crucial cut-off date that not fulfill the accurate requirement. अब ये जो 8.4 पैरा क्या कहता है दोस्तों, सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि सभी दोस्त जो फाइनल सेमेस्टर वाले हैं वो जानना चाहते हैं कि 8.4 क्या कह रहा है, वो बता दीजिए हमें कि 8.4 क्या कह रहा है। तो मैं ध्यान से सुनना दोस्तों, मैं 8.4 के बारे में बता रहा हूँ। तो 8.4 यही कह रहा है कि आपका जो रिजल्ट जो फाइनल सेमेस्टर वाले जिनका कोरोना महामारी से जिनका एग्ज़ाम नहीं पाया है और जिनका सेमेस्टर 2020 में जिनका ख़त्म होना था, उनका रिजल्ट, जी हाँ दोस्तों, उनका रिजल्ट 1 जनवरी 2021 के पहले तक आना चाहिए। मतलब कि मान के चलिए कि अभी अक्टूबर है, सपोज अक्टूबर में एग्ज़ाम हो रही है, नवंबर में उनका रिजल्ट आएगा, तो जिनका नवंबर या दिसंबर या 31 दिसंबर तक जिनका रिजल्ट आता है, सारे लोग वैलिड हैं एज पर एसएससी नोटिफिकेशन 8.4। मैं ये भी बताऊंगा, आप वेट कीजिए कि क्यों वैलिड है और कैसे, अब क्या करेंगे। 8.5 जो करा दोस्तों, द पोस्ट वेयर एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड, सच एक्सपीरियंस मस्ट बी कवर्ड बाय द कैंडिडेट आफ्टर प्रोसेसिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज स्पेसिफाइड फॉर द कंसर्न पोस्ट। फर्दर इंटर्नशिप ट्रेनिंग रिसर्च एक्सपीरियंस एज अगेन इन द कोर्स ऑफ एक्वायरिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विल नॉट बी काउंटेड एज एक्सपीरियंस। अब देखिए दोस्तों, ये बता रहा है कि आपको जो अगर एक्सपीरियंस आप लेते हो, तो जब आपका रिजल्ट आता है, सपोज मान के चलिए कि रिजल्ट 2 अक्टूबर को आया, तो अगर 2 अक्टूबर से पहले आप ट्रेनिंग करते हो तो आपको मान के चलो कि 2 अक्टूबर से पहले 10 दिन पहले आप ट्रेनिंग कर रहे हो, 10 दिन पहले से आपने ट्रेनिंग शुरू कर दी, तो 10 दिन पहले वाला जो आपने ट्रेनिंग की है उस एक्सपीरियंस में आपको काउंट नहीं होगा। तो मतलब कि जब से आपका रिजल्ट आता है उसके बाद से एक्सपीरियंस में काउंट होगा दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात एसएससी ने कर दी है। अब दोस्तों कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई मैं तो वैलिड हूँ क्योंकि मेरा रिजल्ट दिसंबर में आ जाएगा, लेकिन एसएससी ने एक अच्छा पेज डाल दिया है, वो परसेंटेज डालने को कर रहा है। भाई सब चीज़ मैं बताऊंगा, हर चीज़ का सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा, तो आप वीडियो को बने तो रहो। अब क्या करना है दोस्तों, हाउ टू अप्लाई एन एप्लीकेशन फी। सबसे पहले आपको क्या करना है, ssc.nic.in पे आपको जाना है। अब 10.2 क्या है दोस्तों, मैं आपको एक फोटोग्राफ अगर जो आपको ऑनलाइन सबमिट करनी है दोस्तों, आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो होगा वो 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए, और जो होना क्या चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर विथ होना चाहिए और 4.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप में उसमें स्पेक्टिकल से आप चश्मा ना लगाएंगे, क्योंकि चश्मा लगाने की बात इसमें नहीं कही है, कैप नहीं लगाना है, तो ऐसा कुछ नहीं लगाना है जिससे एसएससी आपको रिजेक्ट कर दे, क्योंकि उसमें विजुअल हर चीज़ आपका विजुअल होना चाहिए, आपका आँख, आपका कान या सर, सब कुछ विजुअल होना चाहिए। दूसरी चीज़, जो आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप खिंचवाओगे उसमें डेट लिखोगे, तो अब नया फ़ोटो खिंचवाना, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है दोस्तों, और जो एसएससी ने मेंशन किया है कि जब से आप फॉर्म भरोगे उससे 2 महीने पहले का फ़ोटो होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ आपको फ़ी कितनी लगेगी। आपको फ़ी
जो ओबीसी और जो जनरल के लोग हैं या ईडब्ल्यूएस के लोग हैं वो 100 रुपये फी देंगे। और इसमें यह भी कहा गया दोस्तों, वोमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, एससी एसटी, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन विद डिसेबिलिटी, एक सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी। तो सिर्फ और सिर्फ ओबीसी और जनरल को फी 100 रुपया सबमिट करना है, और वो भी वोमेन अगर आती है जनरल में तो उनको भी फी नहीं देना है। अब सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, आप अपना जो भी जोन सिलेक्ट करते हो उसमें सेंटर आ जाएगा। जैसे सपोज मैं बता देता हूँ, अगर आप सेंट्रल रीजन को सिलेक्ट करते हो तो सेंट्रल रीजन बिहार और उत्तर प्रदेश आता है, तो आपको भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, ऐसे ही जो भी आपका जो जोन है उसमें आप सिलेक्ट कर लेना कौन से जोन में आपको फॉर्म को फिलअप करना है। आपका स्कीम कैसे होने वाली है, तो जो पेपर 1 में दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, 200 क्वेश्चन रहेगा, 50 नंबर का आपको रीजनिंग, 50 नंबर का जीके, 100 नंबर के आपके पास जो भी आपको जो ट्रेड होंगे या सिविल होंगे, इलेक्ट्रिकल होंगे, मैकेनिकल होंगे। 2 घंटे दिए जाएंगे, और जो पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट होंगे उनको 40 मिनट एक्स्ट्रा, मतलब 2 घंटे 40 मिनट उनको मिलेगा दोस्तों। पेपर 2 जो डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होता है दोस्तों, उसमें आपको 2 घंटे मिलेंगे, और 300 नंबर का होगा दोस्तों। और अगर जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनको 2 घंटे 40 मिनट दिया जाएगा। इसमें यह भी बताया गया है कि अगर आप गलत क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तो उससे 0.25 मार्क्स को डिडक्ट कर लिए जाएंगे। अभी मैं देख लेता हूं दोस्तों कि आपको बता देता हूं कि कैसे आप फॉर्म को फिलअप करो, क्योंकि जो फाइनल सेमेस्टर वाले दोस्त हैं बहुत उनको कन्फ्यूजन उनको बना हुआ है उनके बीच, तो सारे कन्फ्यूजन को मैं ख़त्म करने जा रहा हूं, तो आप वीडियो तक बने रहो। ये सिलेबस दिया हुआ है तो आप सिलेबस देख लेंगे। अब मैं बता देता हूँ आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। सबसे पहले आपको एसएससी का जो ओरिजिनल वेबसाइट होता है दोस्तों, ssc.nic.in पे आपको क्लिक करना है गूगल पे। आप एसएससी के ओरिजिनल वेबसाइट पे जाओगे, फिर आपको न्यू यूज़र में आपको क्लिक करना है, तो आपका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। जो आपको दिखेगा, पहले दिखेगा बेसिक डिटेल आपको भरना है। तो सबसे पहले आपको पूछेगा आधार आपके पास है या नहीं, अगर है तो आप आधार लिखिएगा और आधार नंबर डाल दीजिएगा। अगर आधार आपके पास नहीं है या आप आधार कार्ड को नहीं देना चाहते तो वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो आपको हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। और अपना नाम भरिएगा, नाम वही भरिएगा जो आपने मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में आपने दिया हुआ फिर एक चीज़ है दोस्तों कि हैव यू एवर चेंज नेम, कभी आपने अपना नाम चेंज किया है, नहीं चेंज किया है तो उसमें छोड़ दीजिएगा, नो कर दीजिएगा। आप अपना डेट ऑफ बर्थ दे दीजिएगा, और आप जो कुछ भी है आप अपना जो कौन से बोर्ड से आपने पढ़ा है, अगर सीबीएसई से आपने 10th किया है, जो से अगर कोई भी अगर स्टेट बोर्ड से किया है वो स्टेट बोर्ड आएगा, उसमें क्लिक कर लीजिएगा, आप सेलेक्ट कर लीजिएगा स्टेट बोर्ड, अपना रोल नंबर उसमें डाल दीजिएगा। अगर जो भी अगर सपोज झारखंड बोर्ड या बिहार बोर्ड से आपने पढ़ा है तो उसमें रोल कोड और रोल नंबर रहेगा, तो पहले आप रोल कोड को भरिएगा, फिर रोल नंबर को आप दे दीजिएगा। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, वेरीफाई रोल नंबर, उसी रोल नंबर को आपको डाल देना है। फिर आप ईयर ऑफ पासिंग आप दे दीजिएगा, फिर आप कौन से जेंडर से बिलोंग करते हैं, और फिर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी अब देकर आप सेव और फिर नेक्स्ट कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मोबाइल पे जो भी OTP आएगा उससे आपका दिख जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और आपका जो आपने जो भी नंबर डाला है और जो भी ईमेल आईडी डाली है दोनों पे मैसेज आ जाएगा, और एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको
आ जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपको अपनी कैटेगरी को चूज करनी है। नेशनलिटी फिर आप लिखोगे कि नेशनलिटी क्या है आपको, इंडियन है तो सिटीजन ऑफ इंडिया जो ऑप्शन आएगा उसमें भर देना आपको। फिर क्या करना है आपको, कोई भी चिन्ह जो भी मार्क्स है, कट मार्क्स है हेड या हैंड पे जो है वो सिलेक्ट कर लेना आप। अगर आपको डिजेबिलिटी है तो डिजेबिलिटी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, कौन से स्टेट से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं आप, आपका पिन कोड क्या है, क्या पर आपका जो एड्रेस कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है या परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यस कर दीजिएगा। और फिर आपको क्या करना है, आपको सेव कर देना है। जैसे आप सेव करोगे तो आप फिर फाइनल सबमिट आप कर देना है आपको। अब दोस्तों अब फॉर्म फिलअप पे आ जाता है। अब जैसे जाइएगा आप फॉर्म फिलअप आपको करना है। तो फॉर्म फिलअप करते समय दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपने नाम अपना पहले भरा हुआ है वो पहले ही लिखा रहेगा, उसमें कुछ नहीं। तो आपको क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। अपना सबसे पहले आप कहाँ से एग्जामिनेशन सेंटर चाहते हैं, वो भी जो भी जोन को एग्जामिनेशन सेंटर आप चुनिएगा और सारा एग्जामिनेशन सेंटर आपको दिखेगा, क्लिक कीजिएगा। जो भी आपको जैसे सपोज पटना है, रांची है, कलकत्ता, जो भी सिलेक्ट करना आप सिलेक्ट कर लेना आप। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ दोस्तों। अब पॉइंट नंबर 19 है दोस्तों, जो बहुत लोग को दो दिक्कत है। तो उसमें आप जिन्होंने सिविल कर रखी है वो सिविल करेंगे, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में क्लिक करेंगे। अब पॉइंट नंबर 20, जिन्होंने बीटेक कर रखी है वो बीटेक करेंगे, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखी है वो डिप्लोमा पे क्लिक करेंगे। अब सबसे बड़ी बात आती है दोस्तों, जो लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि बात तो यही है कि यूनिवर्सिटी बोर्ड, अब जो फाइनल सेमेस्टर वाले हैं वो सपोज झारखंड से जिन्होंने भरा है, बिहार से जिन्होंने भरा है, वो अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी को क्लिक करेंगे, उसमें अपने यूनिवर्सिटी को चूज कर लेंगे। अपना जो फाइनल सेमेस्टर में जो रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर उनको मिला होगा वो वहाँ पर पुट डाउन कर लेंगे। अब सपोज कीजिए कि मेरा एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, अब मेरा रिजल्ट दिसंबर में आना है, फॉर्म तो आपको अक्टूबर में फिलअप करना है, तो आप पासिंग ईयर 2020 ही देंगे, क्योंकि लास्ट उसमें शो कर रहा है 2020। अब सबसे बड़ी बात आती है दोस्तों, क्योंकि जब तक परसेंटेज आप फिलअप नहीं करते हो फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि परसेंटेज क्या डालें, क्योंकि परसेंटेज तो आपको डालना है। तो दोस्तों इसी के रिगार्डिंग मैंने एसएससी कोलकाता और एसएससी प्रयागराज इलाहाबाद से मैंने बात की और बहुत पॉजिटिव बात उन्होंने बताई हमें। उन्होंने बताया कि भाई आपको क्या करना है, अभी तक अगर मान के चलिए कि आपका 6 सेमेस्टर या इनका बीटेक इनका 8 सेमेस्टर उनका रिजल्ट नहीं आ पाया है और उनको उम्मीद है कि 31 दिसंबर के पहले तक रिजल्ट आने वाली है। तो दोस्तों जो बीटेक वाले जो पहले तक जिनका रिजल्ट आया है, जो 7 सेमेस्टर हुआ होगा, या डिप्लोमा वाले जिनका 5 सेमेस्टर हुआ होगा, वो अपने सारे मार्क्स को परसेंटेज को एग्रीगेट मतलब एवरेज निकाल लेंगे और वो परसेंटेज को डाल देंगे उस बॉक्स में। मतलब कि अगर सपोज 5 सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है तो 5 सेमेस्टर का वो परसेंटेज डालेंगे और एवरेज निकाल कर उसमें डाल देंगे। और जो भी आपका जो अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तब आप जाएंगे तब आप फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट ले जाएंगे और बताएंगे, क्योंकि फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट तो आपके जनवरी से पहले मेरी आई, तो आप सारे चीज़ को आप फुलफिल कर देंगे। इसके बाद आपको जो भी आपको कुछ करना नहीं, उसमें सारा जो आप पहले भरा है आपने सारा चीज़ आ जाएगा। आपको फ़ोटो सेलेक्ट करना है, नया एक सिग्नेचर डाल देना है और फिर भी जो आपको जो ये कोड दिख रहा है ये कोड को भरिए और इसे और प्रीव्यू में जाइए और ओके कर दीजिए और ये हो गया, आपको फॉर्म फिलअप हो गया। तो दोस्तों ये तरीका है फॉर्म फिलअप करने का एसएससी जेईई का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और दोस्तों को बताएं कि भाई फाइनल सेमेस्टर वाले भी एलिजिबल हैं और वो इस तरह से फॉर्म भर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।